नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूं डॉक्टर पंकज सिंह गौर। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खां के क्या अच्छे दिन लौटने लगे हैं। जी हां, जिस तरह से सीतापुर जेल में लंबे समय तक आजम खान बंद रहे और प्रदेश में योगी सरकार और केंद्र में मोदी सरकार आने के बाद ताबड़तोड़ आजम और उनके परिवार पर 100 से अधिक मामले दर्ज हुए और सज़ा भी मिली और इसके बाद जेल भी हुई, लेकिन अब धीरे धीरे कई मामलों में उन्हें राहत मिलने लगी है। तो ये कहा जा सकता है कि आजम खान के अच्छे दिन लौटने लगे हैं। जी हाँ, आज फिर एक मामले में आजम खान को एमपी एमएलए कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। जी हाँ, हम आपको बताना चाहेंगे कि ये राहत किस मामले में मिली है। दरअसल हेट स्पीच यानी भड़काऊ भाषण के मामले में एमपी एमएलए कोर्ट ने आज फैसला सुनाते हुए आजम खान को बरी कर दिया। और आपको बताते हैं कि यह मामला कब का है। इससे पहले हम आपको सुना देते हैं कि आजम खान ने क्या कुछ कहा जब उन्हें कोर्ट ने बरी किया। कोई कोर कसर उठाकर नहीं रखी है। अब अगर किसी मुकदमे में हम बरी होते हैं तो ये जान लीजिए कि उन सारी हदों को हमने पार किया और इंसाफ लेने में कामयाब हुए। उन मुकदमात के ख़िलाफ़ जो बड़ी तैयारी से और बड़े मंसूबाबंद तरीके से हमारे खिलाफ लिखे गए। अफसोस यह है कि हम पूरे परिवार के साथ मुजरिम बने। मैं, मेरी बीवी, मेरे बच्चे, मेरा भाई, मेरी मरी हुई माँ, मेरी बहनें, मेरे दोस्त अहबाब, जिनमें आज भी अजहर खान अभी तक जेल में हैं, और तमाम सबूत देने के बावजूद हमने तो ये सुना था और जाना था, पढ़ा भी था ये, क्योंकि हम लॉ ग्रेजुएट भी हैं। हमने ये पढ़ा भी था कि इलेक्ट्रॉनिक और वीडियो या ऑडियो एविडेंस के बाद मुजरिम को फांसी के तख्ते से उतार लिया जाता है और अगर कोई बेगुनाह साबित हो चुका है और इस तरह की कोई एविडेंस उसके खिलाफ आ जाए तो फांसी के तख्ते पर चढ़ा दिया जाता है। लेकिन तमाम सबूत देने के बावजूद हॉस्पिटल का सर्टिफिकेट, नगर निगम का सर्टिफिकेट और मैटरनिटी लीव, हड्डियों का टेस्ट जिसमें उम्र की तस्दीक हो गई। अब्दुल्ला के बाद कोई औलाद नहीं हुई। मैटरनिटी लीव आखिरी प्रमाण है किसी भी अदालत में, आखिरी प्रमाण है, सो दे दिया गया है। और उससे बड़ा प्रमाण जो हमने दिया, और उसके बाद मैंने अदालत में ये गुजारिश भी की कि अब सिर्फ अल्लाह मियाँ को आसमान से उतर कर आना रह गया है ये बताने के लिए कि अब्दुल्ला की पैदाइश की तारीख क्या है। हमने एक वीडियो कोर्ट में चलाया, 2 वीडियो एक ही शादी के। मैं वज़ीर था उस वक्त, पहली बार हुआ था, लेबर मिनिस्टर था। मेरी कोठी मुख्यमंत्री की कोठी की बिल्कुल बराबर थी। उस वीडियो में अब्दुल्ला की माँ की गोद में अब्दुल्ला हैं, बिट्टू बराबर खड़े हैं, बड़ा बेटा अदीब, मेरी सालियाँ हैं, मेरी सास, मेरी बड़ी बहन, मेरी छोटी बहन, पूरा परिवार मौजूद है। और अब्दुल्ला ने कुछ बोला तो माँ ने कहा, देखो अब्दुल्ला बोला। ये इलेक्ट्रॉनिक और वीडियो एविडेंस है। मैंने ये कहा कि जब अब्दुल्ला पेट में था माँ के, तब माँ ने ये दुआ की थी अपने अल्लाह से कि अगर मेरे ज़िंदगी का बेटा हुआ, क्योंकि हमारे कई बच्चे ज़ाया हो चुके थे, कई बच्चे मर चुके थे, तो मैं इसका नाम अब्दुल्ला रखूँगी, क्योंकि अब्दुल्ला नाम अल्लाह को बहुत पसंद है।
चुनाचे इसका नाम तो माँ के पेट में ही अब्दुल्ला रख दिया गया था। ये कोई दूसरा अब्दुल्ला नहीं है। फॉरेंसिक जांच हो गई इस वीडियो की। फॉरेंसिक जांच की रिपोर्ट को अदालत ने तस्लीम कर लिया, मान लिया कि सही है। टेक्नीशियंस के बयानात हो गए, उनसे जिरा हो गई सरकारी वकील की, और ये भी मान लिया गया कि हाँ ये बिल्कुल सही है। इसका मतलब ये हुआ कि अब्दुल्ला की पैदाइश की तारीख़ तस्दीक हो गई। जो हम चाह रहे थे कि हमारी जो गलत तारीख़ हो गई है, जिस शख्स ने जाकर दाखिला कराया था उसने जो सन गलत लिखवा दी है, इसके लिए हम बहुत पहले जब ये पढ़ते थे तभी दरख्वास्त दे चुके थे। CBSE बोर्ड को जा चुका था, यहाँ के ज़िलाधिकारी को जा चुका था, सक्षम अधिकारियों को जा चुका था वो, और उस वक्त तक इलेक्शन कहीं वहमो गुमान में भी नहीं था कि इलेक्शन लड़ना है या लड़ाना है। अगर कोई नीयत की ख़राबी होती तो ये काम इलेक्शन की नीयत के बाद किया जाता, लेकिन एक सही को सही कराने के लिए हमने कितने पापड़ बेले हैं, कितने सबूत दिए हैं, और यहाँ तक के इलेक्ट्रॉनिक सबूत जिस पर या तो फांसी हो जाती है या फांसी का मुजरिम तख्तादार से नीचे आ जाता है। जज साहब ने मेरे सामने अदालत में ये कहा वकील साहब से अच्छे अंदाज में कि भाई आपने देखी है सारी एविडेंस। मैंने उस पर यह कहा कि जज साहब अब सिर्फ अल्लाह को ही आकर ये कहना रह गया है कि अब्दुल्ला की पैदाइश की ये तारीख है। अब इसके बाद कोई एविडेंस नहीं बचती। मैं समझता हूँ कि हमें इंसाफ मिलेगा इस झूठे मुकदमे के खिलाफ, इस झूठी FIR के खिलाफ, और उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई होगी जिन्होंने रिकॉर्ड्स में हेर फेर की है। फोर्जरी तो उनके खिलाफ होगी जिन्होंने कहीं किसी सर्टिफिकेट में हेर फेर की है। सरकारी रिकॉर्ड तो सरकार के पास था, हमारे पास नहीं था। अगर उसमें कहीं कोई गलती है, कोई कमी है, कोई और राइटिंग है, कोई खराबी है, तो उसके जिम्मेदार हम नहीं हैं, उसके जिम्मेदार वो अधिकारी हैं जिन पर मुकदमे चलने चाहिए फोर्जरी के। जेल तो उन्हें जाना चाहिए, जेल तो उसे जाना चाहिए जिसने झूठी रपट कराई है, ना कि हम बेगुनाही की जेलें काट रहे हैं। 5-5 साल हम बेगुनाही की जेल काट रहे हैं। हमारी प्रोफेसर बीवी 3-3 साल, 4-4 साल, हमारा बेटा 4-4 साल MTech करने के बावजूद, 2-2 बार MLA होने के बावजूद जेलें काट रहा है। आज भी हर वक्त दिल धड़कता है कि न जाने कब फिर उसी जेल में, उसी तन्हाई में, उसी मौत के कुएं में हमें जाना है। और एक ऐसे शख्स को, एक ऐसे परिवार को जिस पर पूरी ज़िंदगी कोई मामूली धारा का भी मुकदमा नहीं हुआ। हम जानते ही नहीं थे अदालत होती क्या चीज़ है, हम जानते ही नहीं थे थाना कोतवाली होता क्या है, हम जानते ही नहीं थे रपट होती क्या है, और शायद अनजाने में होने की वजह से हमें बहुत से बेगुनाही की सज़ाएं मिल गई और हमने भुगत ली। आज भी हम जिस मुकदमे में बरी हुए हैं, बहुत शुक्रिया अदालत का, लेकिन हम वो सज़ा भी पूरी कर चुके। हम नाकर्दा गुनाहों की सज़ाएं बहुत पूरी कर चुके। हम 5 साल तकरीबन जेल में रह चुके, एक ऐसी कोठरी में रह चुके जिसमें 5 मिनट रहना भी शायद मुमकिन नहीं होगा, लेकिन रहे हम। दीदी से मिले इस न्याय हम कौन हैं? हमारी पूरी ज़िंदगी एक आईने की तरह है। सैकड़ों मुकदमे होने के बावजूद भी हम पर करप्शन का, बेईमानी का, कमीशन खोरी का एक भी मुकदमा नहीं है। दरअसल ये है हमारे जीवन की कमाई, ये है असल सच कि हमारा दामन आज भी बेदाग है। हम तमंचे बेचने वाले की औलाद नहीं हैं, हम कंट्री मेड तमंचे बेचने वाले की औलाद नहीं है। हम ऐसे बाप नहीं हैं जिसने जो नकल में पकड़ा गया हो। हम LLM फाइनल सेमेस्टर के स्टूडेंट थे और हमारी लॉ में 76% मार्क्स थे, तब हमारा LLM में एडमिशन हुआ था। कुल 4 स्टूडेंट थे LLM के, जिनमें से एक मैं भी था। इमरजेंसी लग गई, जेल चला गया। मुझे तो बच्चे पढ़ाने थे, मेरा शौक़ तो तालीम था। सियासत में आने के बावजूद भी मेरा शौक़ तालीम ही रहा। मैंने स्कूल खोले बच्चों के, मैंने इतना बड़ा विश्वविद्यालय बनाया। ये धरोहर है देश की, ये इतना बड़ा काम है जो मैं खुद सोचता हूँ कि मैं कैसे कर सका। मैं तो इतना बड़ा सपना भी कभी नहीं देख सका जितना बड़ा धरती पर काम हो गया। ये किसका है? ये इसी देश का है, इसी देशवासियों के लिए है, यहीं के गरीब बच्चे और बच्चियों के लिए है। तो एक ऐसे व्यक्ति को जेलों में डाला गया,
कि कैसे बेगुनाह को जेलों में डाला गया, कैसे परिवार को तबाह बर्बाद कर दिया गया सिर्फ राजनीतिक कारणों से। लानत है ऐसी सियासत पर, लानत है ऐसे इक़्तिदार पर, लानत है ऐसे ओहदों पर जो किसी को बर्बाद करने के बाद हासिल होते हैं। हम तो ये जानते ही नहीं थे कि सरकारों का ये काम भी होता है। हम तो जानते थे हमारा काम भलाई करना है, नौकरियां दिलवाना है, गरीबों की गलियां बनवाना है, बीमारों का इलाज कराना है, पेंशन कराना है, गरीबों के लिए घर बनाना है। हमने गरीबों के घर बनाए और हमने जेलें काटी। घर बने गरीबों के, घर मिले गरीबों को और बनवाने वाले ने जेलें काटी, 5 साल की जेलें काटी। तो आपने सुना कि आजम खान ने क्या कुछ कहा जब कोर्ट ने उन्हें बरी किया। इससे पहले हम आपको बताएं कि कब का ये मामला था। अब हम आपको आजम खान के वकील विनोद शर्मा ने जो कुछ बताया उसे भी सुनाते हैं। ये पीपी तिवारी जो उस टाइम के जो रिटर्निंग ऑफिसर थे, उनके द्वारा ये मुकदमा पंजीकृत करा गया था। ये 126 लोक प्रतिनिधि अधिनियम के अंतर्गत मुकदमा पंजीकृत हुआ था और ये 336 इसका क्राइम नंबर था, थाना सिविल लाइंस में पंजीकृत हुआ। उसमें आज हमें दोष मुक्त कर दिया गया। अच्छा, जब ये कराया गया था कौन सी तारीख को पंजीकृत कराया गया था? ये एग्जैक्ट तारीख तो मुझे इस टाइम याद नहीं, 2019 का। क्या मामला था ये उन्होंने जो था वोट डालने के लिए अपील की थी कि आप वोट डालें और ये सारी चीज थी जो 126 लोक प्रतिनिधि के अंतर्गत हमें जो था हमारे खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया गया। तो इसमें क्या ऐसा रहा कि जो है वो आजम खान को दोषी कर दिया? इसमें बहुत से पॉइंट थे जिन्हें पूरा डिटेल एक ऑर्डर है काफी लंबा चौड़ा। इसमें मेन तो यह है कि जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर था वो ये नहीं बता पाए कि ये घटना कहाँ हुई है। अभी मैं जजमेंट मैंने पूरा पढ़ा नहीं क्योंकि उसमें बहुत से ऐसे पॉइंट हैं जो डिफेंस के जो न्यायालय द्वारा कंसिडर करे गए और उसके आधारों पर हमें दोष मुक्त किया गया। तो आज आजम खान को बरी कर दिया गया? जी हाँ। कौन सा अदालत से किया गया? ये विद्वान मजिस्ट्रेट MP MLA कोर्ट के द्वारा हमें बरी किया गया। अब जरा समझ लेते हैं। दरअसल हेट स्पीच का यह मामला वर्ष 2019 लोकसभा चुनाव प्रचार से जुड़ा हुआ था। 23 अप्रैल 2019 को चुनावी सभा के दौरान समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान पर चुनाव आयोग पर टिप्पणी करने और मतदाताओं को उकसाने का आरोप लगा था। इसके बाद 24 अप्रैल 2019 को तत्कालीन SDM ने सिविल लाइंस कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया था। दोनों पक्षों की बहस पूरी होने के बाद कोर्ट ने आज अपना फैसला सुनाया और आजम खान को आरोपों से मुक्त कर दिया। कोर्ट परिसर के बाहर समर्थकों में राहत और खुशी का माहौल देखने को मिला। तो इधर आजम खान के लिए अच्छे दिन जैसे लौटते हुए दिखाई दे रहे हैं। लंबे समय से आजम एंड उनका परिवार जो है, आजम एंड फैमिली, वो सरकार की प्रताड़ना कहीं ना कहीं सहती आ रही है। जब से प्रदेश में योगी की सरकार आई और केंद्र में मोदी की सरकार आई, किस तरीके से आजम खान की जो राजनीतिक विरासत थी या उनका जो राजनीतिक किला था वो ढहा दिया गया। आजम खान 10 बार विधायक रहे, एक बार लोकसभा के सदस्य रहे और एक बार राज्यसभा के सदस्य रहे, साथ ही 4 बार मंत्री रहे। उनकी पत्नी भी सांसद रहीं, उनका बेटा भी 2 बार विधायक रहा। बावजूद इसके पूरे का पूरा परिवार 100 से अधिक मामलों में जो है आरोपी बना दिया गया और उन्हें जेल के सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। आजम खान 5 साल तक सीतापुर जेल में रहे। उसके बाद जब वो छूटे तो अपने ऊपर हुए जुल्मों सितम की कहानी एक के बाद एक बयां कर रहे हैं। कांग्रेस के नेता और वरिष्ठ वकील हैं सुप्रीम कोर्ट में कपिल सिब्बल, लगातार आजम खान और आजम खान के जो बेटे हैं अब्दुल्ला, उनसे बातचीत कर उन पर जो बीती, उन पर जो मुकदमे दर्ज हुए, उसकी दास्तान को लगातार वो सोशल मीडिया के ज़रिए आम जनों तक पहुंचा रहे हैं। आजम खान भी लगातार इंटरव्यू देकर अपने ऊपर हुए जुल्म सितम की दास्तान को सबके सामने लाते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन देखना ये होगा आगे चलकर क्या आजम खान को अब राहत आगे कई मामलों में मिलती है या नहीं मिलती है, क्योंकि अभी बहुत सारे मामले हैं। फिलहाल आजम एंड फैमिली को पूरी उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट से लेकर
हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट तक उन्हें अब आगे चलकर राहत जरूर मिलेगी।